सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सच दैट नो टू वॉवेल्स कम टुगेदर। तो देखो हमारे पास जो डॉटर वर्ड है क्या है? DAUGHTER। अगर तुम लोग इसमें ध्यान से देख रहे हो तो 3 वोवेल है AUE। तो सबसे पहले ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, कोई भी वोवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जो भी कॉन्सोनेंट बचे हैं DGHTR, बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो यहाँ पे भी आ सकता है, 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 तो वो यहाँ पे भी आ सकता है। टोटल देखोगे, टोटल 6 टाइप एक जगह पे फिल कर सकते हैं। मतलब दोबारा उसको रिपीट नहीं करना है, अगर वो आ गया तो नहीं फिल कर सकते। पहले हम कंसोनेंट की बात कर लेते हैं। ये 5 तरीके से फिल किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे ये कंसोनेंट है, यहाँ पे डी की जगह पे जी आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, आर आ सकता है। यानी कि ये 5 टाइप से फिल किया जा सकता है। यहाँ पे 4 टाइप से, यहाँ पे 3 टाइप से, यहाँ पे 2 टाइप से, यहाँ पे 1, क्योंकि ये रिपीट नहीं है। यानी कि 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा जो कि कंसोनेंट फिल किया जाएगा। और जब हम यहाँ पे वॉवेल को फिल करते हैं तो यहाँ पे 3 ही जगह फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे ही 3 ही है, 1 2 3। तो यानी कि यहाँ पे 6 बार फिल किया जा सकता है, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 4 बार। इस तरीके से होगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 36, 6 5 जो 30 इंटू 4, 120, यानी कि 14400 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है या जब भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है तो हम 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं हमें कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। यही सही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है और हमें जो भी इजी क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं गाइस। फाइंड द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 रेज टू 1/2 की रेज टू 6। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म हम लोग वहां पे बाइनोमियल थ्योरम में लिखे थे। जनरल टर्म क्या था गाइस? जनरल टर्म था हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r1 प्लस r2 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। इस तरीके से था r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर नहीं 1 x की पावर, मतलब 1 की पावर कितना था? r1 फैक्टोरियल, r1 इंटू 2 की पावर r2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 की पावर r3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि r1 प्लस r2 कितना होगा? r1 प्लस r2 प्लस r3 हमेशा 6 के बराबर, हमेशा। और r1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस केसेस बनेंगे, उसके बारे में ध्यान देते हैं। जैसे देखो, r1 हमेशा जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा, बट ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 6। और ये वैल्यू r2 r3 6 से लेस देन होगा। ये तीनों की तीनों वैल्यू 6 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बताओ मुझे, अगर R2 को देखो ध्यान से, R2 डिवाइड बाई 3 है। R2 की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? एक हो सकता है R2 इक्वल टू 0। R2 अगर इक्वल टू 0 होगा तो R1 प्लस R3 हमेशा क्या होना चाहिए? R1 प्लस R3 इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो अगर R3 की वैल्यू 0 रखते हो, R3 की वैल्यू 0 रखते हो तो R1 की वैल्यू कितना आएगा? 6, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 हो गई। अगर R3 की वैल्यू, अच्छा R3 के जो भी होंगे ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। R3 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 6, ये 3 पॉसिबल वैल्यू होती है। आर R1 की वैल्यू जो आएगा ये 3 आएगा। नहीं, R3 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके।
तो देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। फाइंड सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू 1/2 का पावर वो 6 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। तो वहां पे कैसे रेशनल टर्म निकालते थे? अब पहले सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते थे। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म होता था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होना चाहिए। R1 R2 R3 क्या होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से पता है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू n के बराबर यानी कि 6 के बराबर होना चाहिए। और n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब R1 जो होगा वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और R1 R2 R3 6 से कम होने चाहिए, राइट? तो ये कंडीशन हमें फॉलो करना होगा। तो इसके कुछ कंडीशंस बनेंगे, जैसे R1 R2 कितना होगा जो इसका रेशनल वैल्यू देगा। तो मुझे बताओ, अगर हम R2 के दो केसेस बनते हैं, R2 की अच्छा इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि R1 1 की पावर R1 2 की पावर R2 डिवाइड बाई 3 एंड 3 की पावर R3 डिवाइड बाई 2। अब देखोगे R2 का जो केसेस बनने वाले हैं, R2 के एक R2 इक्वल टू अगर 0 बनेगा, एक R2 इक्वल टू 3 बनेगा, एक R2 इक्वल टू 6 बनेगा। तो R2 इक्वल टू अगर 0 बना तो यहाँ पे जो वैल्यू आया मैं बताता हूँ। अगर R2 0 तो आया R1 प्लस R3 इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अगर R3 की वैल्यू 0 रखोगे तो R1 की वैल्यू 6 आएगा। R3 की वैल्यू 2 रखोगे क्योंकि 2 4 6 ही लिखा जाए जो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, R2 की वैल्यू 2 रखोगे, R1 की वैल्यू 4 आएगा। R3 की वैल्यू 4 रखोगे, R1 की वैल्यू 2 आएगा। और R3 की वैल्यू 6 रखोगे, R3 की वैल्यू 6 रखोगे तो R1 की वैल्यू 0 आएगा क्योंकि इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। ठीक है, ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? अगर R2 इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो R1 प्लस R3 कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। R1 प्लस R3 इक्वल टू 3 होना चाहिए, राइट? तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो R3 की वैल्यू अगर हम पहले 0 रख देते हैं तो R1 की वैल्यू 3 आएगा। R3 की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं, R1 की वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर R3 वैल्यू 4 नहीं 4 नहीं रख सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये दो ही कंडीशन बनेंगे। R3 की वैल्यू अभी हम 6 रखने वाले हैं। अगर 6 रखते हैं तो R1 प्लस R2 हमारे पास 0 होना चाहिए। तो R1 प्लस R2 0 होना चाहिए। तो R1 इक्वल टू 0, R2 इक्वल टू 0, यही एक ही कंडीशन बनेगा, राइट? अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर वहां पे बताया गया था कि सम ऑफ ऑल रेशनल वैल्यू कितना होगा? सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू, देखो पहले वाले में क्या था? 6 फैक्टोरियल, दिस वन इस यहाँ पे R1 R2 3 की वैल्यू पुट कर दो तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अगर R2 की वैल्यू 0 है तो ये 0 0 6 आ रहा है तो 0 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0। इस तरीके से हम रखेंगे क्योंकि R1 की वैल्यू ये हमेशा कुछ भी होगा, ये 1 की पावर 6 होगा तो 6 1 ही आएगा। तो प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। थर्ड वाले में लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट? और फोर्थ वाले में लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे वो भी टर्म्स लिखा है, 2 की पावर कितना रखेंगे? 0 एंड 3 की पावर 1 और यहाँ पे रखेंगे 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 2। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। आप फोर्थ वाले टर्म में क्या रखेंगे? फोर्थ वाले में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यानी कि 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 3 प्लस, और क्या रखा जाएगा? प्लस थोड़ा सा, ठीक है, प्लस
6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और यहाँ पे R2 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0 प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू 0 0 है तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करोगे R1 डिवाइड बाई 3, R2 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। अब इसको और सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसकी वैल्यू देखोगे यहाँ पे ये वैल्यू पूरा कट के 1 आ जाएगा तो 1 और इसकी वैल्यू 2 4 कैंसिल आउट, 6 इंटू 5 बचा, 6 इंटू 5 एंड 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 30 90, 90 डिवाइड बाई 2 45 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैंसिल आउट और ये आएगा 270 डिवाइड बाई 2 यानी कि 135 प्लस यहाँ पे देखोगे 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आएगी 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा एंड 8 5 जा 20 40 प्लस और ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी कैलकुलेट करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन करना, मतलब आपको आंसर आ चुका है बस कैलकुलेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट और ये आएगा कितना 720 डिवाइड बाई 2 360 प्लस 4, इसको ऐड कर लेते हैं गाइस कितना आता है इसका आंसर 40755 2 है 1 1 इतना इतना 36 एंड ओके 1 एंड 4156 612 ऑप्शन में देखो है क्या 612। हाँ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जितना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तुम लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये क्लास 10th में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते थे, एपीजीपी का ही है बट बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा है। हमें ना ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ही करना चाहिए, अगर हमने इसका कॉन्सेप्ट छोड़ देते हो या कुछ फॉर्मूला याद करके नहीं जाते हो तो फॉर्मूला बेस है क्वेश्चन। बस एक बार देखो, इफ फॉर एन एपी इफ फर्स्ट टर्म्स इज 3, मतलब हमें दिया है फर्स्ट टर्म 3 और फर्स्ट टर्म 3 है कॉमा फर्स्ट 4 टर्म, अगर इसका देखोगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इसका सम इज इक्वल टू 1/5 सम ऑफ नेक्स्ट, मतलब t5 प्लस t6 प्लस t7 प्लस t8, इस तरीके से तुम इस ऐसे भी कर सकते हो S4 इज इक्वल टू 1/5, अगर ये 8 निकालना है तो S8 माइनस S4 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। मगर मैं इस बेसिस पे सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो t1 प्लस t2, अगर S4 है तो S4 n/2 कितना होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/5। अगर t5 यहाँ पे रखना चाहते हो, t5 अगर यहाँ पे रखना चाहते हो तो t5 मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म की, तो इसकी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म की n/2, तो ये लिखा जा सकता है n/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म t5 आएगी, t5 का मतलब एंड a प्लस डी, मतलब a3 प्लस 4d प्लस 4 टर्म्स है 4 माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, राइट। इसको यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 था, 3 2 जा 6 प्लस 4 माइनस 1 3d, ये आ गया इतना इज इक्वल टू 1/5 इंटू n की वैल्यू 4 था 4 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया कितना, ये आया 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8d
प्लस 3d, राइट, 8d प्लस 3d। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 4/2 कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये आ गया 5 टाइम्स 6 प्लस 3d इज इक्वल टू 6 प्लस 11d। यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 5 6 30 एंड 30 माइनस 6 24 माइनस 24, 4d इज इक्वल टू माइनस 24, d इज इक्वल टू -6, d की वैल्यू -6 आ गया। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, s20 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। फॉर्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेना क्या आएगा, ये मैं नहीं सोल्व करने वाला, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री -1, इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं ना सीधा सीधा सिंपल मेथड है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बस हमें सिंप्लीफाई करोगे तो दिख जाएगा क्या करना है। कॉट है तो क्या लिखा जाता है, cos 10 डिवाइड बाई sin 10 इंटू cos 70 माइनस sin 70 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 70 cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, ये इसका फॉर्मूला हो गया cos 10 प्लस 70 डिग्री, ये कितना आया 80, sin 10 इंटू sin 70 डिग्री, sin 70 कैंसिल आउट, तो cos 80 डिग्री डिवाइड बाय sin 10 डिग्री। अच्छा ये sin 90 माइनस थीटा, sin 10 डिवाइड बाय sin 10, तो ये हो जाएगा sin 10 डिवाइड बाई sin 10, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, तो ये वैल्यू हो गया 1 आएगा इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन हमें भी ढूंढ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ करना नहीं, सब कुछ दिख रहा है मुझे, एंड जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 5 डिवाइड बाई 12 आएगा, जो भी ऑप्शन होगा थर्ड और फोर्थ में से आएगा। ध्यान रखना है हमें सॉल्व पर कैसे करना है। cos इनवर्स 12 डिवाइड बाई 13 cos x प्लस 5 डिवाइड बाई 13 sin x। देखो cos इनवर्स, अगर हम ना इसको cos थीटा मान लेते या cos अल्फा मान लेते, अगर ये cos अल्फा होगा तो ये sin अल्फा होगा, चेक कर लेना। क्योंकि अगर ये cos अल्फा हुआ, देखो ध्यान से, अगर ये cos अल्फा हुआ, अल्फा मान लेते हैं, cos अल्फा ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये 5, तो sin अल्फा क्या होगा 5 डिवाइड बाई, इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x, ये कितना आएगा cos इनवर्स। हमें इसलिए cos a प्लस बी cos a माइनस बी बनाना, क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होता है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, cos x माइनस सॉरी अल्फा माइनस कितना होगा x, या x माइनस लिख सकते हो, x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस अल्फा आ जाएगा, x माइनस अल्फा। अब देखोगे cos इनवर्स cos x का ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। हमें किसके बीच में निकालना है, हमें निकालना है π/2 से लेके 3π/4 तक। तो ये जो वैल्यू होती है ये पाई होता है, और एक पाई मतलब 180 डिग्री, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, किसके बीच में, π/2 से लेकर के 3π/4 तक, यानी कि 90 डिग्री से लेकर के एंड 90 डिग्री से लेकर के 45 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो 180 के पहले निकालना, तो यानी कि यही वैल्यू मिलेगा, हमें कोई चेंजेस करने ही नहीं है। तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 नॉट 5 डिवाइड बाई 12 रखा जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इस साल लगभग क्वेश्चन जो है कुछ शिफ्ट में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आए हैं, तो ये तुम्हारे लक के ऊपर है कि तुम्हें क्वेश्चन कौन सा मिलता है,
क्वेश्चन पेपर कौन से शिफ्ट में है। देखो, इफ द फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यूअस एस इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज, हमें k1 और k2 की वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। देखो, इसमें लिमिट लगाना जरूरी है। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो LHS RHS एंड जो भी जिस वैल्यू पे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्ट लिखा जा सकता है। एक चीज तुम्हें पता होगा, साइन x डिवाइड बाई x लिमिट x टेंस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। और एक वैल्यू पता होगा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1। तो ये दोनों वैल्यू अगर पता होगा तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तुम इस चीज को देख रहे हो, 2 डिवाइड बाई एक्स है, यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन k1 प्लस 1 डिवाइड बाई k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, k1 1 प्लस से डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, x, ये x पहले से था इसके साथ, एंड प्लस साइन k2 प्लस 1, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें समझाना है तो पूरा लिखना पड़ेगा हमें। k2 प्लस 1 k2 प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें ना इसको x से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये पूरा का ये सॉरी इसको भी साथ में लेंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 टाइम्स k1 प्लस 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आएगा k2 प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, x इक्वल टू 0 4 के बराबर होगा। तो यानी कि k1 प्लस k2 इक्वल टू, अगर ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई इधर जाएगा 0, k1 प्लस k2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। k1 प्लस k2 इक्वल टू 0, ये था एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डिवाइड बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे भी ln k2 x प्लस 1 लिखा है, इसको माइनस कर सकते हो, माइनस माइनस कितना होगा, माइनस ln k2 k1 x प्लस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कमी लग रही है, यहाँ पे अगर k2x आ जाता तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती। तो हम क्या करेंगे सेकेंड वाले स्टेप में, k2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ln k2 से ही मल्टीप्लाई क्योंकि x बाहर ही है, ठीक है। k2 से मल्टीप्लाई, k2 से डिवाइड, माइनस ln k1x प्लस 1 डिवाइड बाई k1 इंटू k1 इंटू k1, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये और ये वैल्यू हो जाएगी 1। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो 2 टाइम्स हो जाएगा k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 4, तो k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 2। अब साफ साफ दिख रहा है, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 2, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2, तो k2 की वैल्यू 1 आएगी और k2 की k1 की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो हमें क्या करना था, इन दोनों का स्क्वायरिंग करना था, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं गाइस। रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3 4 देन हाउ मेनी ऑर्डर पेयर टू एडेड बिकम इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होने के लिए 3 चीजें की जरूरत है हमें। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ये 4 टर्म्स हैं तो हमारी जो चीजें आनी चाहिए 1 1 2 2 एंड 3 3 4 4। 3 3 पहले से दिया है तो 4 4 आ जाएगा, राइट, ओके। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 दिया है तो क्या होगा, 2 1 आएगा, एंड 2 3 दिया है तो क्या आएगा, 3 2 आएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, 1 2 दिया है तो यानी कि 1 3 और 3 1 आना चाहिए, 1 3 एंड 3 1 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 3 2 5 2 7, तो टोटल हमें यहाँ पे 7 पेयर हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा
फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होने के लिए हमें या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। हमें क्या दिया है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए डी हमेशा क्या होता था, जीरो होता था। डी हमेशा क्या होता था, जीरो। D1 D2 D3 सब जीरो होता था। तो हम इसको D इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। और देखो D इक्वल टू जीरो करने के लिए क्या करना है, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस टू, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस वन एंड लैम्डा प्लस टू। इसकी वैल्यू जीरो कर दो। अगर इसकी वैल्यू जीरो करना है तो या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या तो प्रॉपर्टी लगा लो। प्रॉपर्टी लगाया था हमने बहुत सारा प्रैक्टिस में ही। तो देखो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम R2 को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, R2 माइनस R1 के साथ, एंड R3 को रिप्लेस करते हैं R3 माइनस R1 के साथ, देन क्या होगा मुझे बताओ एक बार। देन क्या होगा, R2 को, ये रहा R2 माइनस R1, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर वाला पहले ऐसे लिख लो, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस टू, लैम्डा माइनस वन। अब यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे इसको इसके सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। 1 1 माइनस वन, इसकी वैल्यू कितना आएगा, दिस माइनस दिस, एंड ये आएगा 0 और ये आएगा माइनस वन और ये आएगा 3 इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मतलब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा माइनस वन ब्रेकेट में 3 3 माइनस नाइन, माइनस नाइन प्लस टू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। लैम्डा प्लस टू ब्रेकेट में 3 माइनस जीरो, थर्ड वाले में क्या आएगा, दिस वन। तो लैम्डा माइनस वन प्लस लैम्डा माइनस वन ब्रेकेट में माइनस वन माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो लैम्डा माइनस वन इधर है, लैम्डा माइनस वन इधर है, तो लैम्डा माइनस वन यानी कि ये 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस 7 टाइम्स लैम्डा माइनस वन, एंड ये कितना आया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया 3, एंड ये आ जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा प्लस टू आ जाएगा। और ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस वन, माइनस बाहर कॉमन कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा अंदर, इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा माइनस 7 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आएगा 11 लैम्डा एंड इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू आएगा 2/11। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। देखो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आया और तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, जहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हारे पास टाइम बचता तभी तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। एंड अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा घुमा के दिया था, मगर घुमा के नहीं, तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमसे हो जाता है। पर ऐसे क्वेश्चन जब टाइम बचता है तभी हमें करना चाहिए। देयर आर टू वेस्ट डाइस सच डैट फॉर फर्स्ट डाइस टू फेसेस 1 2। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हमारे पास। फर्स्ट डाइस है, दो डाइस है। फर्स्ट डाइस पे कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 फेसेस, 2 1 फेसेस। अच्छा, 1 2 फेसेस, 2 2 फेसेस, 3 1 फेसेस, ओके, एंड 4 1 फेसेस। ये हो गया फर्स्ट डाइस के लिए। सेकेंड डाइस के लिए क्या है, सेकेंड डाइस के लिए है 1 2 2 एंड 3 4 4, इस तरीके से। तो 4 2 डाइस बन नहीं रहा, ठीक है। चलो 2 फिर से सारा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या निकालना है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम और 5। और लगाया मतलब बीच में ऐड होगा, ठीक है। हमें ना इन डाइस को जब भी थ्रो कर रहे हो तो इनका सम हमेशा 4 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो ये 4 आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसमें सेकंड वाले में लोएस्ट वैल्यू अगर 1 मिल गया तो 3 आना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, 3 आ सकता है यहाँ पे,
यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है। ये हो गया 4 लेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, बट वो 4 की कंडीशन नहीं, 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर 5 लेके आना है तो 1 के साथ 4 आ सकता है, राइट। 2 के साथ 3 आ सकता है, राइट। एंड 3 के साथ 2 आ सकता है, एंड 4 के साथ 1 आ सकता है। इतने कंडीशन बनेंगे। अब तुम मुझे बताओ, पहले वाले जो कंडीशन है टोटल से 6 केसेस है, इसमें भी टोटल 6 केसेस है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 आने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी 2 बाई क्या होगा 6 होगा, इंटू यहाँ पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस इसके लिए होगा 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और इसकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। इसके लिए कितना होगा 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसके 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 एंड 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 1/6 इंटू 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो देख लो 1/36 बाहर ले लो तो क्या है अंदर, अंदर आएगा 2 4 1 4 2 2 प्लस 1, इनको ऐड कर दो 15 एक 16 16 डिवाइड बाई 36 16 डिवाइड बाई 36 कितना होगा 4 4 से 16 4/9 है क्या, हाँ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये शिफ्ट ही इजी क्वेश्चन पे आया हुआ है और सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है जो मेरे पास अभी क्वेश्चन है वो इजी है, बाकी अदर टफ होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन क्या करना, जेड बार -1 डिवाइड बाई 2 z बार प्लस 1 इक्वल टू 1/3 है। रिप्रेजेंटेड ए सर्कल हु सेंटर सी एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस 0,0 एंड सेंटर हमें पहले से पता है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ओके, तो मुझे बताओ इसको अगर हम लिखते थे z1 डिवाइड बाई z2 बार का मॉड लिखते थे, जैसे भी हो इसको अलग अलग किया जा सकता था, हाँ किया जा सकता था। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, कितना आएगा, इसका आएगा मॉड z1 बार डिवाइड बाई 2 टाइम्स z1 बार माइनस आई है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, आई है, इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कितना आएगा 3 टाइम्स मॉड जेड बार माइनस आई इज इक्वल टू मॉड 2z बार प्लस आई। यहाँ पे कितना होगा, इसका एक्स जेड की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास है x प्लस आई वाई, अलग अलग लिखना पड़ेगा। जेड बार की वैल्यू कितना होगा x माइनस आई वाई, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओगे अपने आप आंसर आता जाएगा। जेड बार x माइनस आई वाई, एक्स को एक साथ लिखो व आई को एक साथ लिखो तो माइनस माइनस यहाँ पे कॉमन कर सकते हो और यहाँ पे आएगा y प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x हो जाएगा, 2x माइन प्लस आई ब्रैकेट में 1 माइनस 2y हो जाएगा। अगर मॉड हटाना है दोनों साइडिंग को स्क्वायरिंग कर दो, 3 3 या 9, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 2 2 या 4 एंड 4x स्क्वायर 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4y यानी कि 2y इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अंदर, ओके 9 से मल्टीप्लाई होगा, ओके इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y। अब देखो ये 9y स्क्वायर ये प्लस 4y स्क्वायर, तो इधर आएगा 5y स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और 9 2 जा 18 प्लस 4 एंड यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी गाइस यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर था, माइनस का स्क्वायर था तो माइनस होगा तो 19 प्लस 4 22
22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सेंटर निकालना। सेंटर निकालने के लिए पहले x को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस 22 डिवाइड बाई 5 वाई प्लस 8 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। सेंटर जो आएगा 0 कॉमा माइनस के साथ 11/2 से डिवाइड कर देंगे 22 में, तो 5 हो जाएगा। ये हो गया सेंटर। अगर हमें सेंटर पता चल गया, हमें पहले से एक वर्टिसेस पता है, मान लेते इस तरीके से है, एक वर्टिसेस ये है, दूसरा वर्टिसेस ये है, तीसरा वर्टिसेस हमें अल्फा कॉमा 0 लग रहा है। पहला वर्टिसेस ये है और दूसरा वर्टिसेस हमें मिल गया है जो ये होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस आएगा वो अल्फा आएगा, इसका जो बेस आएगा अल्फा। हाइट जो भी आएगा इससे निकालेंगे 11 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा मॉड के साथ, क्योंकि नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं होता है। और ये आ गया कितना, 11 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, एरिया हमें पहले से दिया है शायद, तभी तो अल्फा की वैल्यू आएगा 11 है, 11 ही है। अरे इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। 11 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 10 आएगा, अल्फा की वैल्यू 10, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा 100, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगा। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं हम गाइज। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बकवास है, इसको मत करो। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाई कर्व y इज इक्वल टू मॉड x-1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ग्राफ अगर बनाते हो तो सिंपली तरीके से देखा जाए, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और x-1 का मॉड है तो इस तरीके से पूरा हमारा एक कवर होगा। ये हो गया x-1 का ग्राफ और ये हो गया -x+1 का ग्राफ, ठीक है। और आप लोग ये देखो कि ये पॉइंट कितना आएगा, इसकी वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अगर हमें इस लार्जर एरिया का ग्राफ निकालना है इसका, तो तुम इसका एरिया निकाल के पूरे के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे करने से तुम्हें बहुत जल्दी आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा गाइज, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 25, 2x² माइनस 2x प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 0, x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। 4×3=12, एक की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 4 और दूसरी वैल्यू आएगी 4×3=12, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यू है, जो कि हमें 4 यहाँ पे सेलेक्ट होगा, पहला कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। सेम इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसका वैल्यू अगर x और y की वैल्यू पता चल गई है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 4 रखने में 3 4 3 3 9 4 4 16 25, तो यहाँ 4,3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर 25 होना चाहिए ना, 3 की वैल्यू एंड 4, 3 माइनस 3,4 आ गया। तो अगर तुम लोग ऐसे कर सकते हो, देखो एरिया ऑफ, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ, इसका नाम रख देते हैं सी, एरिया ऑफ ABC, मतलब ABC जो भी आएगा, ACB या ABC नहीं है, वही है ACB या ABC नहीं है, ACB लिख देते हैं, मतलब वही है। अभी तुम लोग को समझने में दिक्कत होगी, क्लियर लिखना पड़ेगा। -3 से लेके 4 तक, -3 से लेके 4 तक इसका जो एरिया आ रहा है, यानी कि तुम समझो, ध्यान से समझो, हमें ना ये यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो मतलब ये वाला हमें एरिया मिलता है, ये वाला हमें एरिया मिलता है। और ये वाले एरिया में क्या करेंगे, इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, इस तरीके से लगा के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। हमें लार्जर का निकालना है तो बड़े में से इसको छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट y की वैल्यू कितना है 25 माइनस x² और एरिया ऑफ, छोटे वाले पार्ट का नाम रख देते हैं कुछ, इसका
m, इसका नाम रख देते हैं n। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये किसका है, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये है एक्चुअल m का, ये हो गया ये m वाला पोर्शन हो गया, ये n वाला पोर्शन हो गया। तो देखो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3 से लेकर 4 तक, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/2 बेस इंटू, इसका हाइट कितना है 4, इसका हाइट 4 है तो 1/4 इंटू 4, तो ये आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 3 इंटू 3। और इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन, हमें एक फार्मूला पता होगा, क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है गाइस, ये होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है फार्मूला। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे वही फार्मूला, और हमारे पास जो आया देखते हैं क्या आता है, x/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 5। इसका जो भी वैल्यू है क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 से लेके 4 तक। और ये कितना आया 16 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25 डिवाइड बाई 2 आएगा। वैल्यू को पुट कर दो और देख लो आंसर कितना आता है। इसका एरिया मिल जाने के बाद टोटल में से घटा देंगे, तो टोटल क्या होगा πr² इन द सेंस 25 पाई हो जाएगा। 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आंसर आएगा वो मैच कर जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।